तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम कंप्यूटर की यहाँ से बात कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में कंप्यूटर की एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन की हमने बात कर ली थी कि कंप्यूटर क्या होता है, क्या डेफिनेशन है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या कैपेबिलिटीज है, क्या लिमिटेशंस है। इसी के साथ हमने वीडियो समाप्त कर दिया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरेशंस के बारे में, जहां से 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक से दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भैया बहुत अच्छे से इसको समझ लेना और बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में हम जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं भी शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है, ताकि सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यही इसी चैनल पर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करेंगे। यहाँ जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ियों की बात करें। हम किसकी बात करें? पीढ़ियां मतलब क्या होता है? हमारी पापा जी, दादाजी ये थे ना, एक के बाद एक पीढ़ी होती है। तो वही चीज है कि इनके कंप्यूटर आज जो हम देख रहे हैं, सुपर कंप्यूटर तक हम पहुंच गए। इतनी तेजी से, इतनी स्पीड वाले कंप्यूटर्स हैं, बहुत तेजी में गणनाएं कर सकते हैं, स्टोरेज कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। सारी चीजों में मतलब हम कहाँ चांद तारे के आगे निकल चुके हैं, है ना। सारी की सारी कैलकुलेशन, यूनिवर्स तक की बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन सुपर कंप्यूटर्स कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत यहां नहीं हुई थी। शुरुआत तो बड़ी पुरानी है और बहुत छोटी सी कंप्यूट से, मतलब गणना करने से स्टार्ट हुई थी। जो काम अब हम कम करते हैं कंप्यूटर में, बाकी तमाम काम हो रहे हैं। तो वहां से कौन कौन सी पीढ़ी से कैसे कैसे विकसित होता चला गया। जैसे मानव का विकास हुआ है ना, कि बिल्कुल हम क्या थे, हाँ हम बानर हुआ करते थे, कपी हुआ करते थे, तो कपी से आदि मानव से मानव बने। वैसे ही कंप्यूटर भी है कि शुरुआत में बिल्कुल स्लो हुआ करता था, धीरे 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 कैपेबिलिटीज बढ़ती चली गई। मेमोरीज की बात करें और बहुत सारी चीजों के साथ आज बहुत ही विकसित रूप में हमें कंप्यूटर देखने को मिल जाता है। तो वही जनरेशंस हैं। और कौन कौन सी जनरेशन थी, कैसे कैसे विकास हुआ, ये मैं पहले शॉर्ट में बता रहा हूं, फिर उसके बाद डिटेल में हम डिस्कस यहां पे करेंगे। और याद रखना है, यहां से 100% आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद जरूर रख लेना। मेरा काम तो एक बार बताने का है, बाकी याद आपको रखना है और क्वेश्चन यहां से बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, गारंटी के साथ। चलिए कंप्यूटर की जनरेशन की बात करें तो फिलहाल अभी तक की बात करें तो टोटल 5 जनरेशन आई है। कितनी आई है? कंप्यूटर की 5 जनरेशन अभी तक आई हुई है। और अभी जो प्रेजेंट में वर्तमान में चल रही है वो है 5th जनरेशन, 5G इसको कहते हैं। 5G वो मोबाइल टेक्नोलॉजी अलग है। जनरेशन मतलब पीढ़ियों की बात होती है, जो अपग्रेड आते रहते हैं, अपग्रेडेशन होता रहता है, वही बात चल रही है। तो शुरुआत में फर्स्ट जनरेशन, जिसको 1G कहा जाता है, 2G, 3G, 4G, 5G, ये नाम आपने आमतौर पे सुने होंगे। ये सेलुलर कम्युनिकेशन में यूज होते हैं आजकल, हम है ना करते हैं ना कि 5G जनरेशन आ गई, जियो ने 5G टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर दी है, अब बहुत सारी स्पीड बढ़ जाएगी, सारी चीज़ हो जाएंगी। तो ये वो अलग चीज़ है और ये कंप्यूटर की जनरेशन है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है चीज़ों में, वहाँ वो कम्युनिकेशन में यूज होता है, यहाँ ये हम कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं। तो शुरुआत जैसे ही फर्स्ट जनरेशन की माने कंप्यूटर की खोज के साथ, ऐसा माना जाता है। 1940 से 1956 16 वर्षों का समय है फर्स्ट जनरेशन का। इसमें क्या होता था, बिल्कुल शुरुआती कंप्यूटर विकसित हुए। कौन से? बिल्कुल शुरुआती कंप्यूटर विकसित हुए और जो केवल गणना कर रहे थे, है ना। और इसमें टेक्नोलॉजी जो थी वो भैया वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी। अब तो वैक्यूम ट्यूब देखने को भी नहीं मिलेगी, है ना। हाँ, ये एज अ मेमोरी यूज होती थी, तो उसमें बस पल्सेस चलती थी, लाइट जलना बुझना, उसमें बिट्स चलती थी, उससे काम होता था। बहुत बड़ा कंप्यूटर बनता था, एक कमरे के बराबर कंप्यूटर हो जाता था। छोटा सा कंप्यूटर कमरे के बराबर, मतलब हम समझ पा रहे हैं, आपके कमरे के बराबर एक कंप्यूटर हुआ करता था और बहुत ही स्लो प्रोसेस करता था, बहुत ही स्लो प्रोसेस करता था। उसका कारण था वैक्यूम ट्यूब का होना। याद रखिएगा, फर्स्ट जी सीधा क्वेश्चन आता है कि पहली जनरेशन में या पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होता था, जो मेमोरी कंपोनेंट था वो क्या था? तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे वर्क करता था। इसके मेमोरी में वैक्यूम ट्यूब ही वर्क करती थी, है ना। जनरली इसमें मेमोरी नहीं हुआ करती थी, टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब वाली थी, तो बहुत ज्यादा मेमोरी नहीं थी, तो वो संग्रहण नहीं कर पाती थी चीजों को, है ना। हाँ, फिर सेकंड जनरेशन आई 1956 से लेके 1963 तक ये जनरेशन चलती है। 1956 से 1963 तक सेकंड जनरेशन। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह तब तक ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया था। ट्रांजिस्टर आप जानते होंगे, 3 टर्मिनल होते हैं, पीएनपी है ना, या एनपीएन। हाँ, मतलब बेस, एमीटर और कलेक्टर होता है, उसको बोलते हैं। तो वो कलेक्ट करता है और वो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएंगे। लेकिन ट्रांजिस्टर के विकास के साथ डायोड होते थे, दो डायोड मिला के ट्रांजिस्टर बना दिया। तो उसके विकास के कारण क्या हुआ, थोड़ी सी तेजी आई, क्योंकि पल्स सेटिंग जो है वो पल्स है जो ड्रॉप्स है, क्योंकि कंप्यूटर वर्क तो डिजिटली करता है ना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इस समीकरण पे वर्क करता है डिजिटली, है ना। तो ट्रांजिस्टर्स के आने से क्या है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई कंप्यूटर की,
क्या है भैया, स्पीड बढ़ गई, तो दूसरी जनरेशन के जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका जो फंक्शनिंग हुआ करती थी वो वैक्यूम ट्यूब से हटके किस पे बेस्ड हो गई, वो ट्रांजिस्टर पे बेस्ड हो गई। ठीक है, क्या क्या फायदे हुए वो हम डिस्कस करेंगे अभी। थर्ड जनरेशन जो आई 1963 में स्टार्ट हुई या 64 बोल सकते हैं, और 1971 तक ये थर्ड जनरेशन चलती है कंप्यूटर की, जिसमें ट्रांजिस्टर की जगह बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक क्या किया, एक चिप पे इन्होंने क्या कर दी, इंसर्ट कर दिए, इकट्ठे कर दिए, है ना, जिसको आईसी बोला जाता है। आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आईसी का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, याद रखने का है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी हो गई और स्पीड बढ़ गई। अब यहां पे स्टोरेज कैपेबिलिटी भी आ जाती है। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो 1971 से अभी कुछ 20वीं सदी के पहले तक की अगर हम बात कर लें, तब तक क्या था कि भाई हमारा ये फोर्थ जनरेशन चल रहा था। इसमें आईसी में ही, आईसी तो इंटीग्रेटेड सर्किट थे और इसी इंटीग्रेटेड सर्किट को और बड़ा बना दिया गया, बहुत बड़े स्केल पे इसको क्या किया गया, आईसीज, एक छोटी चिप में बहुत बड़ी आईसीज आने लग गई। इतनी बड़ी हमारी क्या हो गई, हाँ, कैपेबिलिटीज बढ़ गई, टेक्नोलॉजीज बढ़ गई, तो एक छोटी सी चिप पे बहुत बड़े सर्किट समाने लग गए और इसी को बोला गया वीएलएसआई। वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेशन होने के कारण तो वीएलएसआई, ये इंटीग्रेटेड सर्किट में ही बहुत बड़े स्केल के सर्किट जोड़े जाने लग गए, तो स्पीड और तेजी से बढ़ गई, बहुत तेजी से स्पीड बढ़ी इनकी। अब फाइनली अभी फिलहाल जो चल रहे हैं एज प्रेजेंट की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की, और फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ इनको डेवलप किया जा रहा है। बीएलएसआई के साथ साथ एआई इंक्लूड कर दी गई है। वैसे बीएलएसआई छोड़ के मैं सच बताऊं तो यूएलएसआई हो गई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के साथ एआई को मिक्स करके ये फ्यूचर जनरेशन चल रही है ना। तो अभी फिलहाल के लिए फ्यूचर की सोच के चल रही हैं और ये फोर्थ जनरेशन में हम ये जो सिस्टम कंप्यूटर वगैरह वर्क करते हैं, ये क्या है, फोर्थ जनरेशन के सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, और फिफ्थ जनरेशन फ्यूचरिस्टिक जनरेशन मानी जाती है कंप्यूटर की, जो एआई बेस्ड है। एआई तो आई गई है, आप सभी लोग जानते तो हैं ही, एआई चैट जीपीटी वगैरह आपने नाम सुने ही होंगे, जो एआई बेस्ड हो गई है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क कर रही है, उनकी खुद की बुद्धिमत्ता लगाई जा रही है, थोड़ा थोड़ा तो उनमें डाली जा रही है, और वो अगर तेजी से विकसित हो गई तो जो हमने लिमिटेशन पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी कि इनमें खुद का क्या है, हाँ, खुद के इमोशंस और ये सारी चीज़ें नहीं होती, धीरे धीरे अगर वो भी आ गए तो फिर क्या बचा। चलिए खैर बात करते हैं। तो ये टोटल जनरेशन है, 5 जनरेशन है कंप्यूटर की, कैसे कैसे किस किस पीरियड में आई, क्या क्या इनकी जो टेक्नोलॉजी है उस पर वर्क करा, ये पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन सीधे सीधे। चलिए थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। कंप्यूटर के विकास को समझने के लिए 5 पीढ़ियों में इनको बांट दिया गया है, ये हमने बात कर ली है। कंप्यूटर की तकनीक की प्रगति की जानकारी हमें प्राप्त करने में मदद मिलती है, ऑब्वियस सी बात है। चलिए पहली पीढ़ी की बात करें 1940 to 56, इसमें वैक्यूम ट्यूब प्रमुख रूप से यूज किया जा रहा था। अब देखें आप, तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग करके हमने पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बनाए, और ट्यूब जो है वो बड़ा हुआ करता था, सो इन कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा हो जाता था, और इनका आकार कमरे जितना बड़ा होता था। कितना, कमरे जितना, जो मैं बता चुका हूं। और आकार बड़ा होने के कारण चलने में बिजली की भी बहुत ज्यादा खपत होती थी। उस समय बिजली भी बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ करती थी ना, आज तो चली जाती है कई बार, तो तब के समय तो बिजली भी स्टार्टिंग में बना रहे थे, खपत ज्यादा होती थी, तो बड़ा महंगा पड़ जाता था काम। ठीक है, और बिजली के कारण गर्मी भी पैदा होती थी, और गर्मी वैक्यूम ट्यूब हट सकती है, टूट सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें होता नहीं था, और पंच कार्ड नामक डिवाइस से इसमें स्टोरेज किया जाता था, तो बहुत ज्यादा मेमोरी नहीं हुआ करती थी, तो इनकी गणना करने की क्षमता बहुत कम हुआ करती थी, और मशीन भाषा का ये प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, मशीनी भाषा का प्रयोग करते थे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो मशीन भाषा का प्रयोग करते थे। मैं आपको बता दूं, हर एक कंप्यूटर मशीन भाषा का ही प्रयोग करता है ना। हाँ, उनकी जो भाषा है उसको मशीन भाषा कहते हैं, जिसको वो समझ पाते हैं, और वो समझ पाते हैं 0 और 1 को। क्या, 0 1 0 1 0 1 0 1, हाँ समझ पा रहा हूँ, बाइनरी डिजिट जिनको कहते हैं, बाइनरी, है ना। तो वही सारी चीजें हैं, याद रखिएगा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में देखें, सबसे पहले ENIAC का विस्तार हुआ। ये पूछ लिया जाता है सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो ENIAC इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ENIAC सबसे पहला कंप्यूटर इसको माना जाता है। 1943 से 46 में ये चल रहा था। सबसे पहला कंप्यूटर है ENIAC, इसका पूरा नाम पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल
इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ENIAC। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना है, ये पहला कंप्यूटर भी है और फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद दूसरा आया जिसको बोलते हैं एडवैक। क्या बोलते हैं? एडवैक। एडवैक, वैक तो समझ में आ ही रहा है, ये 1947 to 52 तक चला है कंप्यूटर। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेशन इसका पूरा नाम है। क्या है नाम? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये एडवैक का नाम है। ये दूसरा ENIAC के बाद एडवैक आया। एडवैक के बाद एडसैक आया। क्या आया? एडसैक। बस वी की जगह जो वर्स वेरिएबिलिटी थी, उस वेरिएबिलिटी के जगह स्टोरेज हो गया। यहां पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। समझ पा रहे ना? स्टोरेज कैपेबिलिटी बढ़ गई। और भैया UACA, थर्ड यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसको बोला, UACA। तो ये सारे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन है या कौन नहीं है, तो ये चार याद रखना है। कौन कौन से हो जाएंगे? ENIAC सबसे पहला है, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। एडवैक, एडसैक और UACA ये सभी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं, याद रखना। चलिए दूसरी पीढ़ी पे आ जाते हैं। दूसरी पीढ़ी में चेंज क्या हुआ? हाँ, वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या हो गया? यहां पे हमने कुछ नई चीज का इजाद करा और उसको यूज करने लगे, ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर भैया 3 टर्मिनल होते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई, छोटे भी होते हैं तो साइज छोटी हो गई कंप्यूटर की, अच्छाई हुई है कि नहीं। 1947 में क्या हुआ? ट्रांजिस्टर की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई? ट्रांजिस्टर की खोज हो गई और बस कंप्यूटर में क्रांति आ गई। अब कंप्यूटर क्या है? वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने लगे। वैक्यूम ट्यूब इतने बड़े बड़े होते थे, ट्रांजिस्टर इतना सा होता था, समझ रहे हो? तो बस साइज छोटी हो जानी थी, तो बस ये क्या हो गए? कम स्थान घेरने लग गए, है ना। और बस ट्रांजिस्टर की कार्य क्षमता अच्छी भी हुआ करती थी, वैक्यूम ट्यूब से गर्मी भी कम पैदा करते थे और कंप्यूटर का आकार छोटा होने लग गया। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ ये कम बिजली की आवश्यकता होने लगी, क्योंकि ट्रांजिस्टर तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, तो वो तो डीसी वोल्टेज पे, कम वोल्टेज पे काम करता है ना भाई साहब। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। मेमोरी के लिए इधर मैग्नेटिक ड्रम की जगह मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जाने लग गया, तो थोड़ी सी कैपेबिलिटी बढ़ गई। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यहां पे क्या किया? पंच कार्ड जो पहले यूज कर रहे थे उसकी जगह मैग्नेटिक टेप या डिस्क का प्रयोग किया जाने लग गया, तो स्पीड भी बढ़ी और मेमोरी भी बढ़ने लग गई, छोटी भी हो गई साइज। और क्या चाहिए भैया? ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी भाषाएं जो पूछी जाती, कौन कौन सी है कंप्यूटर की भाषाएं? तो फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म है ना, इसका फुल फॉर्म है। कोबोल, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। जैसी ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, क्या है? फोर्ट्रॉन, कोबल, बेसिक तो शुरुआत वाली है ना, तो ये लैंग्वेजेस जो है विकसित करेंगे, इनको हाई लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है और इनमें इंग्लिश के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक लैंग्वेज के बारे में, थोड़ा बेसिक जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उन पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए तीसरी पीढ़ी पे आ जाते हैं। तीसरी पीढ़ी में फिर और चेंज क्या हो गया? यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट, हिंदी में बोलते एकीकृत परिपथ, है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा। किसकी जगह पे? ट्रांजिस्टर की जगह पे आईसी का। अब सोचो, देखो इतनी बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी, उनकी जगह पे इतने इतने ट्रांजिस्टर लगे। अब इतनी ट्रांजिस्टर, ये तो एक ट्रांजिस्टर होता था, इतनी आईसी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर क्या कर दिए? मर्ज कर दिए। वही तो टेक्नोलॉजी है आईसी। तो और छोटी हो गई साइज कंप्यूटर की, स्पीड भी बढ़ गई, बिजली कम लगने लगी, है ना। तो ये सारी चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। अब एकीकृत परिपथ मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी के विकास के साथ ही आधुनिक कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का जन्म माना जाता है और कंप्यूटर में अब ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का प्रयोग किया जाने लगा। आईसी के कारण ही क्या हुआ? रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, इन सारी चीजों को उसी में इंटीग्रेट कर दिया जाता था, छोटे से चिप में। जी हाँ, तो बस बहुत सारे रजिस्टर हो गए, कैपेसिटर हो गए, इन सबको इकट्ठा करके ये आईसी बनाई जाती है और सिलिकॉन से बनाई जाती है। कैसे? सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना, ये पूछ लिया जाता है। ये दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन ज्यादा किया जाता है। ठीक है, सो सिलिकॉन नामक पदार्थ से ये आईसी बनाने लग गए और इसमें क्या किया? लोहा, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे पदार्थ हुआ करते थे। कार्य क्षमता बहुत तेजी से बढ़ गई कंप्यूटर की। ये अच्छी बात हुई ना? नहीं हुई? चलो ठीक है। तो फिर और क्या हुआ? आईसी के प्रयोग ने आधुनिक कंप्यूटर को एक कमरे से निकाल के क्या कर दिया? अब टेबल के अंदर रख दिया। अब छोटी सी टेबल पे आप कंप्यूटर रख सकते हैं। पहले इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था कि घर में एक कमरा केवल कंप्यूटर के लिए चाहिए, है कि नहीं? हाँ, अब ये छोटे रूप में आने लग गए। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लग गया तो कंप्यूटर क्या है? तेज होना चालू हो गया।
और आंतरिक कार्य क्या होगा, स्वचालित होना चालू होगा। इसके साथ ही हाई लेवल लैंग्वेज बहुत सारी थी, इसमें नई भाषाओं का विकास होना चालू हुआ। जैसे बेसिक का नाम आपने सुना होगा, ये पूछ लिया जाता है, बेसिक का फुल फॉर्म तो क्या है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका फुल फॉर्म है और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, फोर्ट्रॉन की हमने बात कर ही ली थी, फोर्ट्रॉन के बाद कोबोल, है ना, कोबोल ये बिजनेस ओरिएंटल और ये फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म, सबसे पहली लैंग्वेज जो है वो फोर्ट्रॉन ही मानी जाती है इनिशियल, ठीक है। फिर कोबोल हो गई, फिर बेसिक हो गई, बेसिक के बाद और भी लैंग्वेजेस आएंगी, जावा, आवा, HTML, सब पे हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो ये सारी बेसिक जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस बनने लग गई। इस पीढ़ी में मिनी कंप्यूटर का, किसका, मिनी कंप्यूटर, जिसको आज हम पर्सनल कंप्यूटर या बाकी प्रकार के कंप्यूटर बोलते हैं, मिनी लेवल मिनी कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं। तो मिनी कंप्यूटर का विकास हुआ, पुराने कंप्यूटर से छोटे हुआ करते थे और डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना, इनको सेव करना ये ईजी हो गया। फ्लॉपी डिस्क वगैरह नाम सुना होगा, वो समय की है, इसी समय की ठीक है। चौथी पीढ़ी की बात कर लें, 1971 से अभी तक चल रही है, जो वर्तमान में हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं वो चौथी पीढ़ी के, है ना। सुपर कंप्यूटर्स वगैरह, फ्यूचरिस्टिक AI वाले कंप्यूटर फिफ्थ पीढ़ी के हैं, जिन पे काम साइंटिस्ट कर रहे हैं, अपने घर में नहीं होता, ठीक है। अपने जो कंप्यूटर वगैरह है वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स है, ठीक है। तो वर्तमान में माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लग गया, किसकी जगह, हाँ, आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर, उसी एक चिप में सब चीजें इनबिल्ट हो जाती हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1970 में हुआ और उसके बाद तो क्रांति ही आ गई, कंप्यूटर युग में बहुत बड़ी क्रांति। आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर ने ले लिया, इसमें प्रोसेसर भी होता है, कंट्रोलर भी होता है, सब इसी में हो जाता है, ठीक है। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एक ही सर्किट में बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेशन हो जाता है, उसको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारी चिप में लाखों ट्रांजिस्टर हो गए, है ना, रजिस्टर हो गए और सारे कंडक्टर वगैरह, वो सब एक ही सर्किट बोर्ड में आ जाते हैं, ठीक, लाखों, और बस इसी चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, इसमें सारी चीजें हो जाती हैं। अब इससे क्या हुआ, कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर इनको कहा जाने लगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर से चल रहे हैं ये कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटर इनको कहा। मिनी कंप्यूटर अलग चीज हो गई, माइक्रो कंप्यूटर इनको बोला जाने लगा। अब इस सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर MITS, क्या, MITS नामक कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था, MITS। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया, तो MITS नामक कंपनी ने बनाया था। और इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज आगे चल के माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के लिए एक, मतलब बोल सकते हैं, सीडी का काम कर दिया, क्योंकि आईसी की खोज हुई, फिर आईसी से VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया। अब तो AI उसमें इन्बिल्ट होता चला जा रहा है, तो मतलब आगे बढ़ते ही हम चले जा रहे हैं कंप्यूटर की फील्ड में, है ना, बहुत बढ़िया। तो चलिए, इससे बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस बनना चालू हो गए, क्योंकि हम जब माइक्रो प्रोसेसर बनाने लगे तो कंट्रोलर बनाने लगे, कंट्रोल करने लगे चीजों को, सेंसर्स जो आजकल चलते हैं ना, ये रिमोट सेंसिंग वगैरह, ये सारी चीजें, ये उसी के कारण तो आई, समझ पा रहे हो, बहुत सारी चीजें। बस दो बड़ी माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी पूछ ली जाती है कई बार, कौन सी है, एक तो इंटेल का नाम सुना होगा, आपके जितने कंप्यूटर उन सब में इंटेल की चिप लगी होगी, माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा, ठीक है, या AMD, अपने यहाँ नहीं चलता, ठीक है। अब कोर मेमोरी के स्थान पे क्या होने लगा, दूसरी मेमोरी, सेमीकंडक्टर पदार्थ से बनी मेमोरी का यूज होने लग गया, और ये क्या होती है, बहुत छोटी होती है आकार में और तेज गति की होती है, अलग अलग प्रकार की, और डेटाबेस पे कार्य करने के लिए सरल सॉफ्टवेयर का यूज होने लग गया, निर्माण होने लग गया, जिससे तो भैया क्रांति ही आ गई। जैसे स्प्रेडशीट वगैरह का नाम सुना होगा ना आपने, सीट वगैरह बनाते, वो सारे क्या हैं, ये सॉफ्टवेयर्स हैं। अभी हम पढ़ेंगे, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे सॉफ्टवेयर की बात करेंगे हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे चौथी पीढ़ी में आने लगे। और पांचवी पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं, ये फ्यूचरिस्टिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाई जा रही हैं, और बहुत ही विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर आधारित ये पीढ़ी है, किसकी, कंप्यूटर की। इससे कंप्यूटर में खुद की क्षमता विकसित करना स्टार्ट की जा रही है, और बस सभी प्रकार के क्षेत्रों में ये काम करे। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट के माध्यम से क्या है, इन सबको कनेक्ट किया जा रहा है, और दिन प्रतिदिन कंप्यूटर छोटे पे छोटे फोन आजकल कंप्यूटर है, एक्चुअली सच्चाई यही है ना। हाँ, सारे काम हो जाते हैं फोन से, कंप्यूटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। पड़ती है क्या, पड़ती है, बड़े कामों के लिए पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है, लेकिन बहुत सारे काम तो अब मोबाइल से होने लग गए, तो छोटे होते चले जा रहे हैं, हथेलियों में आ गए हैं कंप्यूटर, बिल्कुल आ गए, सच्चाई है। और इसी कारण इन कंप्यूटर के आकारों को कंप्यूटर अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से नाम दिए जा रहे हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, ये सारे नाम तो सुने ही होंगे आपने,
है ना। डेस्कटॉप जिसको हम यूज़ करते हैं टेबल पे रख के, डेस्क पे रख के, जिसको हाँ यूज़ करते हैं उसको डेस्कटॉप कहते हैं। जो लैपटॉप होता है, लैप पे यूज़ करके रखते हैं लैपटॉप, उसको बोलते हैं पाम टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर के नाम हमने दे दिए, छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं और बस बहुत सारी शाखाओं का ये R&D में यूज़ किए जा रहे हैं। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी का निर्माण पीढ़ी इसी पीढ़ी में हुआ और अलग अलग प्रकार की ग्राफिक्स, साउंड और एनिमेशन, इन सारी चीज़ों का यूज़ अब होने लग गया है, बिल्कुल होने लगे। तो और अच्छी चीज़ें हमको देखने को मिल रही। तो ये सारी की सारी बात हम जो कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे? कंप्यूटर की बात कर रहे थे, कंप्यूटर की जनरेशन की बात कर रहे थे। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, इसलिए इसको आपको याद रखना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी की सारी तैयारी गवर्नमेंट एग्जाम्स की यही इसी चैनल पर हो जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी तो टाइप ऑफ कंप्यूटर्स भी देखना है, कौन कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, नाम बस लिखा था यहाँ, तो एक एक को हम समझेंगे कि कौन कौन से अलग अलग प्रकार के सिस्टम होते हैं, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share, and